So, good evening, everyone. Good evening, students. Welcome back to my class again. आप सभी कोई जानते हैं कि मेरे बैचेस अगेन जो मैं हमेशा कहता हूं मेरी बैचेस शुरू हो चुकी है टीजीटी इकोनॉमिक्स की। जल्द से जल्द ये मैराथन को ज्वाइन करें, दिए गए हुए नंबर पे संपर्क करें। और आज भी न्यूज़ में आया है, जो आज की न्यूज़पेपर की अगर बात करें, अखबार में आया है कि सरकार चाह रही है कि बाय अक्टूबर या सितंबर से अक्टूबर तक सारी वैकेंसीज को पूरा की जाए। आप सभी को न्यूज़ में पढ़े जरूर होंगे, तो वहां से एक अनुमान लगा सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर या इलेक्शंस के पहले तक वैकेंसीज आ जाए। तो वैकेंसीज आ जाए, अब जुलाई चल रही है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैचेस को ज्वाइन करें और अगला 3 से 4 महीना मन लगाकर प्रिपरेशन करें। ठीक है, शुरू करेंगे आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी माना जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है तो इस चीज का नाम हमेशा लिया जाता है इकोनॉमिक्स के साथ, और बहुत कॉमन टॉपिक है। तो उस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को हम आपको बताएंगे। बहुत लंबा नहीं, बट कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास, समझते हैं क्या है हमारा टॉपिक। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख चुका होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब मांग। तो आज हम समझेंगे मांग क्या है। ठीक है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो मांग को निर्धारित करती है। तो इसके ऊपर आज का हमारा सेशन होगा कि मांग क्या है, कितने प्रकार के मांग होते हैं, और मांग को कौन कौन सी चीजें जो मांग को निर्धारित करती है। तो उसके ऊपर भी हमारा पूरा सेशन आज का उसी पे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग। मांग है क्या? ठीक है, मांग उपभोक्ता की किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा को बतलाती है। मांग क्या है? कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर का विलिंगनेस या अफोर्डेबिलिटी बेस्ड में जो भी हम गुड्स को खरीद सकते हैं उसको हम लोग मांग कहते हैं। और भाषा में समझे, किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा को मांग कहते हैं। कोई भी वस्तु या विशेष वस्तु और सेवा को खरीदने की इच्छा को हम लोग मांग कहते हैं। जब हम मांग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मांग में हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझना है कि सबसे पहले सर हम इच्छाओं की बात करते हैं कि सर मांग है, डिमांड है, मतलब क्या है? सर विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में क्या क्या चीजें होती है, मांग में किन किन चीजों को लिया जाता है, उस चीज को समझिए। सबसे पहला तो होना चाहिए विलिंगनेस। विलिंगनेस जिसको कि हम कहते हैं इच्छा। सबसे पहले एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी। दूसरा क्या होता है? अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, दूसरी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए मतलब क्षमता होनी चाहिए, और तीसरा होता है टाइम पीरियड। तीसरा चीज होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समय सीमा। ठीक है, समय सीमा पे आधारित वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन को समझे डिमांड का, डिमांड कहता क्या है? दैट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ? इट इज द विलिंगनेस
एंड एबिलिटी, विलिंगनेस का मतलब मैंने क्या कहा है, इच्छा, एंड एबिलिटी मतलब क्षमता, एक कंज्यूमर का, ठीक है, एक उपभोक्ता का, जो दिए गए हुए समय पे वो खरीदना, एक विशेष वस्तु या सेवा को वो खरीदना चाहता है, उसको हम लोग मांग कहते हैं। अब मांग में मैंने 3 शब्द लिखा है, अगर आप बोर्ड में देख रहे होगे तो 3 शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, एक इच्छा, एक क्षमता और एक समय सीमा, विलिंगनेस, अफोर्डेबिलिटी एंड टाइम पीरियड। अब ये तीनों चीजों में रिलेशन समझना, एक संबंध बनाना जरूरी है। देखिए, जब मांग की हम बात करते हैं ना, तो मांग में जो सबसे पहला बेसिक चीज जो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी वस्तु या सेवा मुझे चाहिए, वो फीलिंग अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम कोई चीज चाहेंगे नहीं, हम खरीदने के बारे में उसको सोच नहीं सकते। पहला तो ये जान लीजिए, जब तक हम कुछ चाहते नहीं है, मेरी कुछ इच्छाएं नहीं है, तब तक मैं क्या उस वस्तु को खरीदूंगा? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। तो सबसे पहला चीज माना जाता है इच्छा। एक व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये सेवा या वो ये वस्तु चाहिए। अगर मुझे सेवा या वस्तु की जरूरत है तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास चल रही है, टीजीटी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है वो ये सेवाएं, ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, ये कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपकी इच्छा होगी, आपको लगेगा कि ये सेवा मेरे लिए उपयोगी है, इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उस सेवाओं को लोगे। तो सबसे पहले डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? मांग होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा का कारण कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, इच्छा का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सके उससे आपको बेनिफिट मिले, हो सके आपको उससे बेनिफिट कोई भी तरह से फायदा ना मिले, लेकिन बस आप चाहते हो कि मुझे हो, ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की तरफ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं घर पे कुछ खाना पकता है, ठीक है, हो सके उस दिन का खाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको खाना है, क्योंकि खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं जिंदा रहेंगे। तो इच्छा का कोई भी कारण हो सकता है, जोर जबरन हो या आपको लगे कि मुझे उससे फायदा हो, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा प्रकट होती कि नहीं, मुझे खाना खाना है, मुझे इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेनी है, वो इच्छा होनी चाहिए सबसे पहला चीज। दूसरा होना चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मतलब क्षमता। अब अगर हम कहते हैं कि सर मुझे इच्छा है कि मेरे पास करोड़ों की बंगलो हो, करोड़ों की गाड़ियां हो, है ना, हर इंसान के पास इच्छा होता है। तो मुझे आप एक बात बताओगे स्टूडेंट्स, क्या इच्छा होने से ही मेरे पास करोड़ों की बंगलो या गाड़ियां आ जाएगी? कभी नहीं आ सकता, ना कभी सोच सकते हैं उस बारे में। सोचने में कोई हर्ज नहीं है, डिजायर इज अ गुड थिंग, एक डिजायर होना अच्छी बात होती है, लेकिन डिजायर से कभी मांग नहीं होती। मैं चाहता हूं कि मेरे पास 5 करोड़ की रोल्स रॉयस कार आ जाए या 10 करोड़ की रोल्स रॉयस कार आ जाए, चाह लेने से रोल्स रॉयस नहीं आ जाएगी। आपके पास, आपके पॉकेट में पैसा होनी चाहिए, और साधारण भाषा में समझाए, आपकी औकात होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की, आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो सिर्फ इच्छा होने से नहीं होती है, उसके साथ साथ आपके पास क्षमता होनी चाहिए उस वस्तु या सेवा को खरीदने का, पाने का। उस वस्तु सेवा को पाने के लिए अगर आपके पास आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आपकी क्षमता है, तो आप डिमांड के बारे में सोच सकते हैं। और तीसरी चीज मैंने लिखा है टाइम पीरियड, समय सीमा। समय सीमा भी इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर क्यों टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास, मुझे इकोनॉमिक्स, मान लो मुझे पीजीटी इकोनॉमिक्स की या टीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना है, ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं तैयारी करूं, ठीक है, मेरे पास पैसे भी है कि मैं कोर्स फी भी दे दूं, लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा हूं, 6 महीने बाद ले रहा हूं। तो क्या अभी उस कोर्स की डिमांड अभी होगी या 6 महीने बाद होगी? 6 महीने बाद होगी। हो सके वैकेंसी ही खत्म हो जाए, तब तक रिक्रूटमेंट एग्जाम हो चुका हो, तो उस समय आप लो नहीं लो, शायद फायदा मिले या ना मिले, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप किस समय
आप उस चीज की मांग कर रहे हो, वो समय सीमा भी जरूरी है। जब तक आप उस चीज की मांग नहीं करोगे, मांग का यहां चीज है, जब तक आप उस चीज में खर्च नहीं करोगे उस चीज की मांग नहीं हो सकती। ये बहुत बार टीचर्स पढ़ाते हैं, बतलाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शब्द एक भूल जाते हैं, खर्च। जब तक हम कोई विशेष वस्तु पे हम खर्च नहीं कर रहे हैं या कोई सेवा पाने के लिए उस पर खर्च नहीं कर रहे, उस चीज की मांग नहीं हो सकती। वो एक 5 रुपए का पेन हो या 5 करोड़ की गाड़ी क्यों ना हो, इस बात को समझ लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक मैं कोई विशेष वस्तु पे खर्च नहीं कर रहा हूं या कोई सेवा पाने के लिए खर्च नहीं कर रहा हूं, उस चीज की मांग नहीं हो सकती है। मांग तभी होगी जब मैं उस वस्तु पे, उस गुड्स पे या उस सर्विसेज पे मैं खर्च कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। अनलेस, अनटिल और अनलेस, जब तक कि मैं उस पर्टिकुलर गुड पे, सर्विस पे खर्च नहीं कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर गुड का डिमांड नहीं हो सकता। चाह लेने से, चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, अगर चाह लेने से मांग होती तो दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां आपके शायद रोल्स रॉयस और फरारी बिक्री होती है हमारे देश में, ना कि मारुति सुजुकी। ये बात आप समझ लीजिए। चाह लेने से अगर डिमांड होता तो देश में 5-10 करोड़ की गाड़ियां सबसे ज्यादा रोड में घूम रही होती, ना कि मारुति सुजुकी की गाड़ियां। तो चाह लेने से मांग नहीं होता। तो मांग के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहला होता है चाहना, इच्छा, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन चाहना ही, इच्छा ही सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ आपके पास क्षमता होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने की या उस सेवा को खरीदने की या प्राप्त करने की। और तीसरा समय सीमा, आप कब खर्च कर रहे हो यह भी इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर अभी खर्च करोगे तो डिमांड अभी होगा, आप 6 महीने बाद खर्च करोगे तो डिमांड 6 महीने बाद होगा, अभी नहीं होगा। जब तक कि आप खर्च नहीं करोगे तब तक डिमांड नहीं होगा। आप 6 महीने बाद करो, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद करो, 1 साल बाद होगा, 10 साल बाद करो, 10 साल बाद होगा। लेकिन जब तक आप उस विशेष वस्तु पे या सेवा पे खर्च नहीं करो, वो 5 ही रुपए का क्यों ना हो, 1 रुपए का टॉफी ही क्यों ना हो, जब तक कि आप उस चीज को नहीं खरीदोगे, उस 1 रुपया जाके आप दुकानदार को दोगे, वो दुकानदार आपको चॉकलेट देगा, तब तक उस चॉकलेट का डिमांड नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो व्हाट इज डिमांड? इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय गुड्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक कंज्यूमर का, एक उपभोक्ता का विलिंगनेस होता है, इच्छा होनी चाहिए और उसकी क्षमता होनी चाहिए एक विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए एक समय सीमा में, उसको हम मांग कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स की मांग होता क्या। सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ दिए तो डिमांड हो गया, नहीं, डिमांड में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब डिमांड का टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। हाँ। डिमांड के टाइप्स, प्रकार, ठीक है। मांग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मांग कितने प्रकार के होते हैं उस पे, तो इसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड जिसको व्यक्तिगत मांग कहते हैं, दूसरा है मार्केट डिमांड, बाजार की मांग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, जिसको व्यक्तिगत मांग कहते हैं, ठीक है, जिसको कि व्यक्तिगत मांग कहते हैं। और दूसरा है मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है, मतलब बाजार की मांग।
सो व्यक्तिगत मांग और बाजार की मांग, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो अब सर इंडिविजुअल डिमांड किसको कहते हैं सर, मार्केट डिमांड किसको कहते हैं, इस चीज को जान ले, समझ ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग। अब व्यक्तिगत मांग को होता क्या है ना। व्यक्तिगत मांग का मतलब क्या होता है कि कोई एक वस्तु को जब एक व्यक्ति मांग करे, जब एक वस्तु को जब कोई एक व्यक्ति मांग करे तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड या व्यक्तिगत डिमांड कहते हैं। व्यक्तिगत कह ही इसलिए रहे क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड होता है, एक व्यक्तिगत इंसान का मांग है वो। जैसे मान लो कि मुझे पेन खरीदना है, ठीक है, मेरे पास एक पेन है, ये स्टाइलस कहता है। मैं साल भर में कितने स्टाइलस का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इस्तेमाल करते करते कभी खराब हो जाती है, कभी टूट जाती है। तो मैं शुभदीप मिश्रा इस स्टाइलस का कितना मांग कर रहा हूं साल भर में। मान लेते साल भर में मैं 10 स्टाइलस खरीदता हूं, एक स्टाइलस का दाम मान लो 200 रुपए का, तो 10 इंटू 200 अगर करते हैं 2000 रुपए का टोटल डिमांड हम क्रिएट करते हैं एक साल। तो मेरी व्यक्तिगत मांग इस वस्तु की कितनी है, उसको हम लोग व्यक्तिगत मांग कहते हैं या आपको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं कि मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। हाँ, क्वेरी है सर, डेफिनेशंस अभी जो क्लासेस, जैसे मैंने बोला था कि ये जो क्लासेस अभी चल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मेनली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स अभी होंगे जो मैं डिटेल में नोट्स के साथ लिखवा के करूंगा। मैं ये बात तीसरी या चौथी बार कह रहा हूं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है डेफिनेशन को लेके कि सर डेफिनेशन लिखवा दीजिए, वो सारा लिखवा दिया जाएगा। मैं दोबारा फिर से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये क्लासेस मेरी यूट्यूब में भी लाइव हो रही, यूट्यूब में भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो वहां पे स्टूडेंट्स, मेरा पर्पस जो इस क्लास का है वो है कॉन्सेप्ट समझाना, जो थियरी और कॉन्सेप्ट है वो समझाना, उसको समझ लीजिए। डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, लिखने के टेंशन पे मत जाइए, ठीक है। मैं जो चीजें यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिखी है कि मांग में क्या क्या चीजें, बेसिक चीज मैं बोर्ड में लिख दिया हूं। पूरा डेफिनेशन पे मैं जाऊंगा, उस पर भी आऊंगा जब प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होंगे क्लासेस, ठीक है। तो उसमें परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि हम आगे डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल डिमांड, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का, कोई भी व्यक्तिगत इंसान जो भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं एक साल में कितना स्टाइलस का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पेन का कितना इस्तेमाल कर रहा हूं, 10 का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर इस एक पेन का दाम 200 रुपए है, 10 कर रहा हूं तो 2000 रुपए की मैं मांग कर रहा हूं। ये होता है इंडिविजुअल डिमांड या व्यक्तिगत मांग कहते हैं, समझ गए। तो इंडिविजुअल डिमांड कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का एक पर्टिकुलर गुड का जो डिमांड होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड या व्यक्ति, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है व्यक्तिगत आय, ठीक है। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं व्यक्तिगत मांग, ठीक है। तो पहला चीज समझ में आ गया होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन, विजुअल पर्सन एक पर्टिकुलर गुड का जब डिमांड करता है। देखिए, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, यही सबसे बड़ी खासियत है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कि डिमांड का जब बात करें तो डिमांड हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, मैक्रो में भी पढ़ते हैं। अब वहां पे जो डिमांड पढ़ते हैं और यहां जो डिमांड पढ़ रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जब इंडिविजुअल लेवल पे पढ़े, व्यक्तिगत तौर पे पढ़े, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब ओवरऑल लेवल पे पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो यहाँ पे डिमांड की भी वही चीज है कि जब मैं डिमांड की बात कर रहा हूं तो एक ही वस्तु की बात हो रही है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक ही वस्तु की बात हो रही है, बहुत सारी वस्तुओं की बात नहीं हो रही है।
जब बहुत सारे वस्तुओं की मांग एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। जब एक वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक इंडिविजुअल पर्सन पर्टिकुलर गुड का कितना यूनिट डिमांड कर रहा है, वो हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड। तो मैं 10 पेन ले रहा हूं, एक पेन का दाम 200 रुपए है, तो मेरी कुल मांग कितनी होगी, टोटल डिमांड 2000 रुपए की होगी। तो ये हो गया मेरा इंडिविजुअल डिमांड। इसके बाद आते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा बाजार मिलकर, पूरा बाजार मिलकर एक वस्तु की जब मांग करते हैं, पूरा बाजार मिलकर एक वस्तु की मांग करते हैं, या पूरे बाजार में एक वस्तु की मांग कितनी है, उसको हम लोग मार्केट डिमांड या बाजार की मांग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया कि ये एक स्टाइलस है, मैं एक साल में 10 स्टाइलस इस्तेमाल कर रहा हूं, कुल मांग मेरी कितनी हो गई, 2000 रुपए की हो गई। अब सोचने वाली बात है, क्या सर मैं अकेला ही इंसान हूं जो इस स्टाइलस का इस्तेमाल कर रहा हूं? ऑब्वियसली नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूं। रांची में जितने भी, मान लेते रांची की अगर बात करें, तो रांची में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस वक्त, स्मार्ट बोर्ड में क्लासेस ले रहे हैं, उनको स्टाइलस की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वो सब मिलकर, मान लेते हैं अगर रांची में 1000 ऐसे टीचर्स हैं जो स्मार्ट बोर्ड में क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, हर एक इंसान लगभग 10 स्टाइलस का इस्तेमाल करता है साल भर में, और एक स्टाइलस का दाम 200 रुपए है, तो कुल मिलाकर मांग कितनी की हो गई, 2000, 20,000, 20 लाख रुपए की। कुल मांग कितने की हो गई, 20 लाख रुपए की हो गई। तो सारे को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको लगभग 20 लाख का आएगा, 2000 इंटू 1000, ठीक है, 20 लाख रुपए की कुल मांग हो गई। ये अमाउंट वाइज अगर हम बात करें, वही नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो 1000 लोग हैं, 10, तो कुल मिलाकर 10,000 स्टाइलस का डिमांड होता है, और यहां पे कुल मिलाकर 10 स्टाइलस का डिमांड होता है। तो अंतर आपको समझ आ रहा होगा, अंतर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब हम एक स्टाइलस की बात कर रहे हैं, उस स्टाइलस को कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, इस पेन को कितने लोगों की मांग है। जब सारे लोगों की मांग को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है, जिसको बाजार की मांग कहते हैं, मार्केट डिमांड या बाजार की मांग कहते हैं। तो मार्केट डिमांड क्या है, इट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत मांग को जब एक साथ हम जोड़ दे, मान लेते मेरी मांग 10 पेन की है, किसी और टीचर का 12 भी हो सकता है, किसी का 7 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मांग है। अब सारे व्यक्तिगत मांग को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, जब एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड बन जाता है। तो मार्केट डिमांड कहां से आया, सारे इंडिविजुअल डिमांड को जोड़कर आया, सारे व्यक्तिगत मांग को जोड़कर आया, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे स्टाइलस, इसको स्टाइलस बोलते हैं, स्टाइलस। तो सब मिलके, मैं यहां पे एक जन डिमांड कर रहा हूं, ये कोई कर रहा है, ये दूसरा टीचर कर रहा है, सारे अलग अलग इस तरीके से टीचर्स डिमांड कर रहे हैं। मैं 10 का कर रहा हूं, कोई 8 का कर रहा होगा, कोई 9 का कर रहा होगा, कोई 12 का कर रहा होगा, कोई 6 का कर रहा होगा, कोई 15 का कर रहा होगा। इस तरीके से 1000 ऐसे टीचर्स हैं जो स्टाइलस का उपयोग कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से मांग कर रहे हैं। अगर एवरेज हम 10 ले लेते हैं तो कुल मिलाकर लगभग 10,000 ऐसे स्टाइलस है जो हर साल रांची में बिक रही है। अगर एक स्टाइलस का दाम 200 रुपया हो तो 20 लाख की सेल्स है। तो टोटल डिमांड की जब हम बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, अब यहां पे एक शब्द आता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब होता है मात्रा की मांग, कितने मात्रा में हम मांग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। कितने मात्रा में हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक शब्द लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मात्रा की मांग, ठीक है।
तो कितने मात्रा में स्टाइलस की मांग हो रही, जब मात्रा की बात कर रहे हैं ध्यान रखिएगा कितने मात्रा में, तो मैं कहूंगा 10,000 स्टाइलस रांची में एक साल में बिकता है। जब मैं टोटल वैल्यू में निकालूंगा, दाम के हिसाब से निकालूंगा, तो कितने लाख का माल, तो 20 लाख रुपए का स्टाइलस बिक रहा है हमारे देश में, मतलब रांची में। तो ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड का कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या है, एक सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक व्यक्ति का एक विलिंगनेस होती है, इच्छा होती है कि कोई वो वस्तु या सेवा खरीदना चाहती है दिए गए हुए दाम पे और समय सीमा के अंदर, वो उसको हम मांग कहते हैं। ये हिंदी में डेफिनेशन। वहीं पे इंग्लिश की बात करें तो इट इज द सिचुएशन वेयर द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, it shows the willingness and ability of the consumer to buy a good, a commodity and service at a particular price in a time period, at a particular price in a time period, एक दिए गए हुए दाम में और एक समय सीमा के अंदर जो होता है उसे हम मांग कहते हैं। और जितने मात्रा में हम चीजों की मांग करते हैं उसको हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं या मात्रा की मांग कहते हैं। तो यहां पे आपको मांग किसे कहते हैं समझ आ गया होगा, क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं या मात्रा की मांग क्या होती है वो भी समझ गया होगा, और मांग कितने प्रकार के होते हैं वो भी उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ चुका होगा। एक है इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग, और दूसरा है मार्केट डिमांड, बाजार की मांग। तो इतना तक तो अभी तक उम्मीद करते हैं सभी मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब ये जो मांग है, मांग में क्या सर बदलाव आती है, हम सभी को जानते हैं बदलाव आती है। ये बदलाव किस तरीके से आती है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इस मांग को निर्धारित करती है, अब मुझे वो जानना है। तो वैसे कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो मुझे जानना है, जो जिसको कि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, मतलब मांग को निर्धारित करने वाला। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मांग को निर्धारित करती है, ठीक है। अब हम उस पार्ट में आए, यहां तक समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब हिंदी वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी कुछ बच्चे अंग्रेजी वाले भी हैं, कुछ हिंदी वाले भी हैं, तो सारे को लेके चलना है, तो परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं उम्मीद समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या मांग का निर्धारक, मांग के निर्धारक, ऐसी क्या चीज है जो मांग को निर्धारित करती है या मांग के निर्धारक कहते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है उस पे आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला, इट्स ओन प्राइस। फिलहाल मैं पहले अंग्रेजी में लिख देता हूं फिर मैं हिंदी में बता दूंगा। इट्स ओन प्राइस, फिर इनकम, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एक और लिख सकते हैं यहां फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं। इट्स ओन प्राइस मतलब खुद का मूल्य। मांग को निर्धारित करने में सबसे पहला जो हाथ होता है वो खुद उसी वस्तु का मूल्य, ठीक है। उसी वस्तु का मूल्य, उस वस्तु की मूल्य उसको डिसाइड करती है कि उसकी मांग कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी,
जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में बाद में आएंगे, फिलहाल यहां समझते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी समझते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड में भी इस्तेमाल होता है। देखिए यहां पे डिमांड और उस चीजों में क्या रिलेशन है, अगर यहां पे सिंपल तरीके से समझिए, प्राइस अगर कोई वस्तु की बढ़ती है, मतलब कोई भी वस्तु की अगर मूल्य बढ़ती है, तो उसका जो डिमांड है, डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड, कितनी मात्रा में जो मांग हो रही, वो घट जाएगा। कोई भी वस्तु की जब मूल्य बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, दाम बढ़ती है, तो क्या मैं ज्यादा डिमांड करूंगा? ऑब्वियसली नहीं सर। जब मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहा हूं, अब वो 100 का चीज 110 का हो गया, तो मैं क्या उसको खरीदना चाहूंगा? नहीं, मैं कुछ और के बारे में सोचूंगा, लेकिन उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहूंगा या उस सेवा को नहीं लेना चाहूंगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है कि कोई भी वस्तु की खुद की अगर कीमतों में बढ़ोतरी हो जाए या खुद का मूल्य बढ़ जाए, तो उसके वजह से उसकी मांग कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर उसका प्राइस, उसका मूल्य कम हो जाए, उसकी दाम घट जाए, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है, जो मात्रा में हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसका एग्जांपल समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो अभी गर्मी का सीजन पार हुआ, अभी भी ऑल्दो बारिश ठीक से हो नहीं रही, गर्मी तो अभी भी है। जब गर्मी की सीजन चलती है, गर्मी के समय जो कॉटन क्लोथ्स है, उसका मांग हमेशा ज्यादा रहता है। उस समय अगर आप दुकान जाओगे, खरीदोगे, तो आपको कम दाम में नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब ठंड का समय आ जाएगा, आप जाके कॉटन के कपड़े खरीदना चाहोगे, उस समय आपको सस्ते दामों में मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय मांग कम रहती है। तो सिंपल सी बात यहां पे रिलेशन है कि चीजों की जब हम लोग दाम बढ़ती है, तो उसकी मांग हम लोग कम करना चाहते हैं। ठीक है, जब चीजों की दाम बढ़ी हुई रहती है या ज्यादा रहती है, बढ़ जाती है, तो उसकी मांग हम क्या करते हैं? कम करते हैं। आज मैं सोच के गया कि मैं एक शर्ट खरीदूंगा, वो 1000 का है, या मैं सोच के गया कि मेरे पास 1000 रुपए है, 100 रुपए के हिसाब से मैं 10 सामान खरीदूंगा, तो मेरे पास तो 1000 ही रुपए हैं। अब मैं दुकान जाके देखता हूँ 100 का चीज 200 रुपए हो गया, तो मैं 10 सामान के जगह मैं अब 5 सामान खरीदूंगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? घट गया। क्वांटिटी डिमांडेड क्यों घटा? मात्रा की जो मांग है वो कम क्यों हुई? क्योंकि उसकी दाम बढ़ गए, उसके मूल्य बढ़ गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम होता है यहाँ। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी का मूल्य कम हो जाता है, घट जाता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये चीजें हैं जो हम लोग इन जनरल पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे चीज पे। दूसरे चीज पे इनकम। इनकम किसके? आय, उपभोक्ता की आय। अब देखिए, उपभोक्ता की आय भी बहुत बड़ी चीज है मांग को लेकर। कैसे होता है? डायरेक्ट रिलेशन है आपकी आय और डिमांड से। अब सिंपल भाषा में समझिए, जैसे अभी मुकेश अंबानी का बेटा का प्री वेडिंग होते हैं, जैसे सभी पूरा दुनिया देख रहा है। जो फर्स्ट प्री वेडिंग जो होता है, उसमें उन्होंने 800,000 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, अभी भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आय बहुत ज्यादा है, देश का सबसे अमीर व्यक्तित्व है वो। तो जब वो डिमांड करेंगे चीजों का, तो बड़े पैमाने पे करेंगे। अगर कोई एक मिडिल क्लास आदमी, मध्यवर्ग जो व्यक्ति होता है, क्या वो उतना खर्च कर पाएगा? कभी नहीं। सोच, वो उतना पैसा है ही नहीं। वो अपने हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो व्यक्ति खर्च करेगा शादी में। तो वो जैसे खर्च करेगा, उस हिसाब से वो डिमांड क्रिएट करेगा चीजों का। तो हमारी जो डिमांड है, जो मेरी मांग है, वो हमेशा निर्धारित होती है मेरी आय से। अगर मेरी आय बढ़ेगी तो मैं मांग ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में पैसे हैं खर्च करने, तो मैं ज्यादा खर्च करना चाहूंगा। और मैंने शुरू में कहा कि मैं खर्च करूंगा तो ही मांग होगा, खर्च नहीं करूंगा तो मांग नहीं होगा। तो खर्च करने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? आपके पास आपकी आय होनी चाहिए। आय होगी नहीं तो खर्च करोगे कहां से आप? है ना? तो खर्च करना, उसके लिए आय होनी चाहिए, इनकम होनी जरूरी है। तो इनकम होगा तो आप स्पेंड करोगे, इनकम नहीं होगा तो आप स्पेंड ही नहीं करोगे। और
इनकम ही डिटरमाइन करेगी कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आप कितने खर्च करते हो। और जितना ज्यादा इनकम होगा, ये हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग खर्चे भी उतना ज्यादा करेंगे। कोई इंसान अगर महीने का 50,000 कमा रहा है, उस हिसाब से खर्च करेगा। कोई व्यक्ति महीने का 5 लाख कमा रहा है तो वो उसके हिसाब से खर्च करेगा। कोई व्यक्ति महीने का 5 करोड़ कमा रहा है तो वो उसके हिसाब से खर्च करेगा। तो हर व्यक्ति की जो खर्च है वो हमेशा निर्धारित होती है उसकी आय से। तो आय एक बहुत बड़ा निर्धारक माना जाता है मांग को देखने के। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में इनकम को किसे दिखाते हैं? वाई से लिखते हैं। अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटा तो डिमांड भी घटेगा। याद रखिएगा, इनकम बढ़ा तो डिमांड मांग बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो मांग भी घटेगी। लिख लीजिए इसको। ठीक है, दूसरा आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, दूसरा आता है गवर्नमेंट प्लस सरकार की नीति पे। अब सरकार की नीति भी डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है आपकी मांग को। सरकार की नीति अगर आपके लिए बन रही है तो मांग ज्यादा होगी, सरकार की नीति आपके अगेंस्ट में बन रही है तो मांग कम होगी। मतलब कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब क्या समझता है? मान लो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स घटा देता है। मान लो अभी जैसे बजट आ रहा है, ठीक है, बजट में सरकार अनाउंस करती है कि आने वाले साल से हम लोग इनकम टैक्सेस को इस सेक्टर से कम कर देते हैं। तो अगर मेरी टैक्सेस कम हो जा रही है तो मेरे पास जो पैसे है, मेरी आय कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। टैक्सेस मुझे सरकार को कम देने हैं तो मेरे पास पैसे ज्यादा बचेंगे, पैसे ज्यादा बचेंगे तो मैं मांग ज्यादा करूंगा। तो सरकार की नीति भी बहुत बड़ी चीज होती है। मान लेते सरकार बोलती है कि मैं आज से इन इन वस्तुओं पे जीएसटी बढ़ाने वाला हूं। अब जैसे ही सरकार जीएसटी बढ़ाती है तो उन चीजों की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर चीजों की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या मैं मांग ज्यादा करूंगा? नहीं करूंगा। तो सरकार की नीति बहुत बड़ी चीज है। सरकार की नीति से भी मांग को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसलिए सरकार की नीति, इसलिए वित्तीय जो नीति बनाती है सरकार, जिसको इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल होता है डिमांड को रेगुलेट करने में, मांग को चलाने में। सरकार की फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है डिमांड को कंट्रोल करने में। इसलिए मैंने शुरुआत के क्लास में एक चीज मैंने आपको समझाया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की बात करे, वित्तीय नीति की बात करे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा आप सभी को पता होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंप्लीकेशन माइक्रो में बहुत ज्यादा है। इंप्लीकेशन का मतलब यहां समझो कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो उसका असर माइक्रो में जरूर पड़ेगा। यह बात आप समझ के चलो। सरकार अपनी वित्तीय नीति में कुछ भी बदलाव लाती है, मान लेते हैं जीएसटी बढ़ा दी तो डिमांड कम हो जाएगी, चीजों की दाम बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। सरकार बोलती है कि मैं इनकम टैक्सेस को घटा दे रहा हूं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, लोग मांग ज्यादा करेंगे। तो सरकार की वित्तीय नीति बहुत बड़ी चीज होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब हमारे लिए अगर कुछ हमारे बेनिफिट के लिए कोई पॉलिसी बन रहा है तो उससे मांग बढ़ेगी। अगर कोई पॉलिसी सरकार बना रही है, कोई नीति बना रही है वैसा जिससे कि मेरे लिए नुकसान है तो उससे मांग कम होगी। तो ये सरकार की नीति, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या कहते हैं? लिख लीजिए, सरकार की नीति। ठीक है, तो सरकार की नीति का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर सरकार की नीति फेवरेबल कॉन्सेप्ट बना रही है तो डिमांड रहेगा, अनफेवरेबल है तो डिमांड कम होगा। ठीक है, अगर फेवरेबल पॉलिसी है, हमारे फेवर में, हमारे लिए बना रही है तो उससे मांग बढ़ेगी, हमारे अगेंस्ट में बन रहा है कुछ पॉलिसी तो उससे मांग कम होगी। तो सरकार की नीति होगी। फिर इसमें आएंगे, इसको मैं आखिरी में समझाऊंगा, इसको समझ लेते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, कीमत में बदलाव होने की अपेक्षा, कीमतों में बदलाव होने की अपेक्षा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले समय में कुछ वस्तुओं में उनकी कीमतों में
बढ़ोतरी होने वाली है। मतलब मान के चलते ऐसे कुछ वस्तु है मैं जो खरीदना चाह रहा हूं, उसका फ्यूचर में उसका दाम बढ़ने वाला, उसकी कीमत बढ़ने वाली। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में, सवाल आता है, क्या सर डिमांड अभी बढ़ेगा या फ्यूचर में बढ़ेगा? आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा या अभी बढ़ेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, आने वाले समय, मान लेते हैं कि हमें लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की दाम कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है, मान के चलते। तो क्या डिमांड अभी उसका ज्यादा होना चाहिए, फ्यूचर में ज्यादा होना चाहिए? लोग क्या करेंगे, अरे कल से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कल से डीजल का दाम बढ़ रहा है। हमेशा आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जब नेक्स्ट दिन से होता है, उससे एक दिन पहले हर पेट्रोल पंप में लंबा लाइन लगा हुआ है। हर पेट्रोल पंप में एकदम लंबा चौड़ा लाइन लगा हुआ। क्यों? क्योंकि कल से 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कीमतें बढ़ जाए, तो लोग आज खरीदना शुरू करें। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर फ्यूचर में चीजों की दाम बढ़ने वाली है तो डिमांड, मांग अभी ज्यादा बढ़ेगी। फ्यूचर में अगर वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी फ्यूचर में होती, आने वाले समय में होती, तो मांग अभी बढ़ेगी उन चीजों की। और फ्यूचर में वस्तुओं की दाम में गिरावट देखने को मिलता तो अब भी उसकी मांग कम होगी। जैसे अभी बरसात का समय है, बहुत बार क्या होता है, फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अभी देखोगे सब्जियों की दाम बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत बार देखते हैं प्याज का दाम, आलू का दाम 80 रुपए, 100 रुपए तक किलो चल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी प्याज घर का खरीद के अपने घर में रख लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में जो आज 30 रुपए, 35 रुपए केजी प्याज बिक रही है, वो 100 रुपए केजी बिकने वाली है। तो लोग अभी से खरीदना शुरू कर देते हैं कि उतने महंगे दामों में मैं क्यों खरीदूं। इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर, कि फ्यूचर में अगर चीजों की दाम बढ़ेगी तो लोग अभी ज्यादा मांग करेंगे, फ्यूचर में चीजों की दाम घटेगी तो लोग अभी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और आखिरी है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्वाद और पसंद, ठीक है। ये हो गया। और पसंद, ऑब्वियसली ये भी बहुत बड़ी चीज है। मेरी स्वाद, मेरी रुचि किस में है, मेरी पसंद किस में है, मैं जिस चीज को ज्यादा पसंद करूंगा, जिस चीज में मेरी रुचि ज्यादा होगी, मैं उस चीज की ज्यादा मांग करूंगा। ये सिंपल सा चीज है। जिस चीज, जो चीज मुझे पसंद नहीं, जिस चीज में मुझे रुचि नहीं, क्या मैं उस चीज का मांग करूं? नहीं करूंगा या कम करूंगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जिस पर्टिकुलर गुड के लिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जिस पर्टिकुलर गुड के लिए ज्यादा होगा, उसका डिमांड ज्यादा होगा। जिस गुड के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगा, उस चीज का डिमांड कम होगा। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं मेरे दिमाग में जो आया, जैसे मैगी। बहुत सारे ऐसे नूडल्स है जो मार्केट में बिकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ बिकता है तो मैगी बिकता है। बहुत सारे रमन नूडल्स और क्या क्या, बहुत सारी कंपनी आ गई है जो बेचती है नूडल्स। लेकिन देश में अगर मैं पूछूं कि नूडल्स सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है, तो सभी इंसान एक ही शब्द में बोलेंगे, सर मैगी बिकता है। क्यों? क्योंकि देश में ज्यादातर लोग मैगी को पसंद करते हैं, उनकी रुचि मैगी में है, इसलिए मैगी ज्यादा बिकती है। दूसरे भी बिक रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा क्यों बिक रही है? क्योंकि लोगों की रुचि उसमें ज्यादा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जिन चीजों में हमारी रुचि ज्यादा होती है, मुझे पसंद ज्यादा होता है, लोगों को उन चीजों की मांग ज्यादा होती है। जिन चीजों में रुचि कम, पसंद कम, उस चीज में मांग कम होगी। क्लियर हो गया ये सारे चीजों पे। और आखिरी चीज है वो जो इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को समझते हैं, ठीक है, उसको अलग से समझते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब एक जैसे वस्तु, एक जैसे वस्तु मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड को हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं,
वस्तु, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स स्थानापन्न गुड कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब संपूरक वस्तु, संपूरक वस्तु, ठीक है। संपूरक वस्तु, तो संपूरक वस्तु क्या होता है, स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सिंपल सा चीज है, सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होता है जो एक प्रकार के होते हैं, एक जैसा होता है, जिसको हम एक के बदले दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड या स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होता है, वो वस्तु को कहते हैं जिसको एक के बदले हम दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे क्रिकेट में हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्लेयर को खेलते खेलते चोट लग गई तो उसके बदले दूसरा प्लेयर आ जाता है, लेकिन जब एक क्रिकेटर को चोट लगता है तो दूसरा क्रिकेटर ही आता है। एक फुटबॉलर को चोट लगता है तो दूसरा फुटबॉलर ही आता है। क्रिकेटर को चोट लगेगा तो फुटबॉलर नहीं आ जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। मुझे चाय पीना या कॉफी पीना है, ठीक है, चाय के साथ हम कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाय के साथ आइसक्रीम को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं कहेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वस्तु होता है, वो गुड्स होता है जिसको एक के बदले दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा इंक पेन और बॉल पेन होता है, बॉल पेन और इंक पेन ये दोनों क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूट गुड हो। यहां हम इंक पेन का इस्तेमाल करेंगे जो पहले के जमाने में ज्यादा इस्तेमाल होती थी, अब कम होती है। जेल पेन मान लो, जेल पेन हो गया और बॉल पेन हो गया, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड में डिमांड का क्या चक्कर है, देखिए मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं टी एंड कॉफी का, चाय और कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर पहले मान लेते हैं चाय भी पहले 200 रुपए पर केजी थी और कॉफी भी 200 रुपए पर केजी थी, ठीक है। चाय भी 200 रुपए पर केजी थी, कॉफी भी पर 200 रुपए। मान लेते हैं चाय का दाम बढ़कर हो गया 250 रुपए, इसका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसका कीमत क्या हुई, चाय की बढ़ गई। तो जब मैं देख रहा हूं कि चाय की कीमतें बढ़ गई तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं कॉफी पीने लगूंगा, तो कॉफी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। कॉफी का जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर एक पर्टिकुलर गुड, एक वस्तु की अगर दाम बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, तो उसका सब्स्टिट्यूट की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। अगर चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाए तो उस वजह से कॉफी का मांग बढ़ेगा। ये सिंपल सा तरीका। आपके पास ऑप्शन है ना, या चाय पियो या कॉफी पियो, ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं अगर देख रहा हूं कि चाय की कीमतें बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, कॉफी पीना शुरू करूं। क्यों मैं 250 रुपए केजी दूं जब मुझे 200 रुपए केजी कॉफी मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, ऐसे तो चाय और कॉफी के दाम में बहुत अंतर है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं कि एक की प्राइस गिरती है, मान लेते 200 था अब 180 रुपए हो गया, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, गिर जाएगा। कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे लिए चाय अब सस्ता हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोच, मांग की लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिक, क्रॉस मांग की लोच जो कहते हैं हिंदी में, क्रॉस मांग की लोच जो आप लोग कहते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि एक की कीमत में बदलाव, एक वस्तु की कीमत में बदलाव होने की वजह से जब दूसरे वस्तु की मांग में बदलाव आए उसको क्रॉस लोच मांग कहते हैं, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एक वस्तु की कीमत में बदलाव होने के वजह से जब दूसरे वस्तु के मांग में असर पड़ता हो तो उसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। और इस केस में, सब्स्टिट्यूट के केस में, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इस केस में क्या है, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक। सकारात्मक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक वस्तु की दाम बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु का मांग भी बढ़ रहा है। एक वस्तु की
कीमतों में गिरावट हो रही है तो दूसरा वस्तु का डिमांड भी गिरा, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, घट रहा है, इसलिए इसको हम लोग सकारात्मक कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। यह है पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, सकारात्मक क्रॉस लोच मांग। ठीक है, सकारात्मक क्रॉस लोच मांग। सकारात्मक इसलिए कह रहे, फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक की कीमतें बढ़ रही है तो दूसरी की मांग बढ़ रही है, एक की कीमतें घट रही है तो दूसरी की मांग घट रही है, तो बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है, घट रहा है तो दोनों घट रहा है, इसलिए हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, संपूरक वस्तु। संपूरक वस्तु क्या होता है, वो वस्तु जो एक जैसा तो नहीं होता है लेकिन एक दूसरे पे निर्भर जरूर करता है, एक दूसरे के बिना नहीं संभव है। जैसे मान लो मैं बाइक का इस्तेमाल करता हूं, मैं बाइक से आना जाना करूं, बाइक और पेट्रोल, बिना पेट्रोल का बाइक चलना नहीं है और बिना बाइक का पेट्रोल का कोई अस्तित्व नहीं है। अब बोलोगे सर अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, तो बात तो बराबर है। मान लो बैटरी वाली आप अगर स्कूटी खरीद लिए या कार खरीदते हो, तो क्या बिना बैटरी का वो कार का कोई अस्तित्व होगा, नहीं। क्या उस बैटरी का कोई अस्तित्व है बिना गाड़ी के, नहीं। तो वो दो अलग अलग चीजें हैं, बैटरी अलग है, स्कूटी या कार अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका इसके बिना कुछ नहीं, इसका इसके बिना कुछ नहीं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में इन जनरल भी कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। हस्बैंड शब्द तभी आएगा जब वाइफ होंगी, वाइफ शब्द तभी आएगा जब हस्बैंड होगा। समझ में आ रहा होगा। तो दो एक प्रकार के नहीं है, दो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के बिना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे रिफिल एंड पेन, सिर्फ पेन का आप क्या करोगे अंदर रिफिल ही नहीं है तो, और सिर्फ रिफिल का क्या करोगे अगर आपके पास पेन नहीं है तो। बैट एंड बॉल, सिर्फ बॉल का करोगे क्या, आप बोलोगे सर हम लोग तो सोटा सोटी भी खेलते हैं, हम लोग पिट्टो भी खेलते हैं, और वो बात अलग है, लेकिन बैट और बॉल इन जनरल, मान लेते ड्यूस बॉल है, अब ड्यूस बॉल से तो आप पिट्टो खेलोगे नहीं, किसी को मार दिए पता चला सर फुट गया, है ना। तो कहने का मतलब है ड्यूस बॉल और बैट अगर ले रहे हैं तो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सिर्फ बैट का करोगे क्या, सर बैट का भी बहुत काम होता है, मारपीट करने में काम आता है, तो वो फिर वो दूसरा काम है उसका, असली काम मारपीट करने में नहीं, क्रिकेट खेलने में आता है। ठीक है, तो संपूरक वस्तु समझ गए क्या होता है। संपूरक वस्तु के चक्कर में मान लेते हैं एक तरफ ले लेते हैं पेट्रोल और एक तरफ ले लेते हैं बाइक। ठीक है, अगर पेट्रोल की कीमत मान लो 100 रुपए पर लीटर, तो अगर इसका प्राइस बढ़ता है, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है, तो प्राइस, बाइक का डिमांड क्या होगा, कम होगा, होगा या नहीं होगा। जैसे हाल फिलहाल में पिछले 3-4 सालों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पेट्रोल से ज्यादा दाम डीजल का बढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अभी आप बाजार में जाओ, मैं रांची की बात करूं तो पेट्रोल करीब 97 पॉइंट समथिंग 80 पैसे 90 पैसा और डीजल 93-94 के आसपास। तो 4-5 रुपए का ही बस अंतर है। एक समय कभी 10-12 का अंतर हुआ करता था। तो उस समय डीजल गाड़ियों की डिमांड ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि डीजल का दाम काफी कम था। अब डीजल का डिमांड ज्यादा, मतलब प्राइस काफी बढ़ चुका, पेट्रोल का भी दाम बढ़ा बट उससे ज्यादा डीजल का बढ़ा। तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल गाड़ियों की जो डिमांड है, मैंने बाइक लिया, क्या डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, उसकी मांग बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। इसका अगर प्राइस में गिरावट आता है, अगर उसकी कीमत गिर जाती पेट्रोल की, तो उससे क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर यहां पे सकारात्मक पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, तो यहां पे कौन सा रिलेशन आएगा, यहां पे बनेगा नेगेटिव, नकारात्मक, नकारात्मक क्रॉस लोच मांग होगा। यहां पे क्या होगा, नकारात्मक क्रॉस लोच मांग होगा। ध्यान रखिएगा, नकारात्मक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वस्तु की दाम बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु की मांग कम हो रही है, और उसी वस्तु की जब दाम गिर जा रही है तब उसकी मांग बढ़ रही है। तो दोनों हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए हम लोग नकारात्मक कहते हैं, क्रॉस लोच इलास्टिसिटी कहते हैं। तो दो चीजें मैंने यहां समझा दी, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी या नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव मतलब जब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ेगी, एक का घटेगा प्राइस तो दूसरे वस्तु की डिमांड घटेगी, बढ़ेगा तो दोनों, घटेगा तो दोनों। ये हो गया सकारात्मक क्रॉस लोच मांग हो गई।
नकारात्मक अगर एक वस्तु की दाम बढ़ी है कि दूसरे वस्तु की डिमांड मांग कम होगी, एक वस्तु का कीमतों में गिरावट आएगा तो दूसरे वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होगी। इसको बोलते हैं नकारात्मक क्रॉस लोच मांग। तो उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट्स आज क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। हाँ, कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग घट जाती है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि कीमतों में जब वृद्धि होगी, यहां पे जब दाम बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, कीमतें बढ़ेगी, तो दूसरे वस्तु का जो डिमांड है, जो मांग है, वो कम होगा। इसलिए उसको हम लोग नकारात्मक कह रहे हैं। ठीक है, क्रॉस लोच। तो आई होप, हाँ, पूरक वस्तु के लिए पूरक और संपूरक क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा, आज का सेशन क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगेन मैं सारे स्टूडेंट्स अपने कहेंगे कि अब जल्दी, बहुत जल्द उम्मीद करें कि वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी कहा जा रहा है। तो जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन करें, और अभी जैसे कि डेमो क्लासेस या लेक्चर वीडियोस हो रहे हैं, तो उसको भी देखकर समझे, फिर सारे नोट्स के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। चलिए, थैंक यू।